हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। यूकेपीसीएस 2024 के पीवाईक्यू की श्रृंखला चल रही है। इसी क्रम में हम आज अगले 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं। बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लागू किया गया। तो आंसर है 2007-08 में। आइए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो पहला ही मुद्दा है कि 2007-08 में इम्प्लीमेंट किया गया। उद्देश्य क्या रहा होगा? अगर शब्दों पे ध्यान दें तो राष्ट्रीय स्तर पे एक योजना प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य है भारत में खाद्य की सुरक्षा प्रोवाइड कराना। मैंने लिखा खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करना, खाद्य सुरक्षा बनाना। तो खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे एक पैरामीटर है आपका उतना उत्पादन तो हो। अगर उत्पादन ही सीमित है तो किस तरह से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी? क्योंकि अगर लिमिटेड स्टॉक होगा तो वो स्टॉक महंगा हो जाएगा। आपकी वहनीयता, दैट मीन्स अफोर्डेबिलिटी। अगर हम उस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा? वर्तमान में आपको पता है गरीबी और बेरोजगारी भारत के दो प्रमुख दुश्मन हैं। तो ऐसी स्थिति में अफोर्डेबिलिटी होना अपने आप के लिए बहुत मुख्य विषय बनता है खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों के लिए। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वहनीयता, अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान नहीं देता। ये मुख्य रूप से ध्यान देता है उत्पादन पर। वो बात अलग है कि उत्पादन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली मे बी पॉसिबल कि वो सस्ता हो जाए और उससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए। दैट्स अ डिफरेंट केस। बट हमें यहाँ फूड को, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो फूड का प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है? अच्छे सीड्स के माध्यम से, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे के, एंड सो ऑन। बहुत सारे अदर्स रीज़न भी हो सकते हैं। उनको मशीन्स प्रोवाइड करके, जैसे वर्तमान में ड्रोन सुविधाएं दी जा रही हैं नमो ड्रोन दीदी के तहत। तो सीड्स, इरिगेशन जैसे मिशंस के लिए भारत सरकार सब्सिडी देती है ताकि किसान इनको यूज़ कर पाए। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में भी यही है। इस पर ध्यान देने वाला मुख्य विषय है कि इनिशियली जब ये स्टार्ट होता है तो ये मुख्य रूप से राइस, व्हीट एंड पल्सेस जैसी क्रॉप्स तक सीमित था। आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। पहले 3 तक ही था, लेकिन वर्तमान में इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। ये तो खाद्यान्न फसलें तो हैं ही, इसमें और ऐड कर दिया मिलेट्स। आपको पता है कि मिलेट्स अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। ये जिसे श्रीअन्न भी बोला जाता है और कमर्शियल क्रॉप्स भी इसके एम्बिट में आ गए हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय फीमा कब अस्तित्व में आया? तो आंसर है इसका 1999। इसमें खाली ईयर को याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस विषय के संबंध में जानकारी होना। आइए इस जानकारी को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो फीमा, अगर इसके शब्दों को देखें, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय, दैट मीन्स एक एक्ट है जो मैनेज करता है किस चीज़ को? फॉरेन करेंसी को। आपको पता है कि नेचर ने किसी भी कंट्री को फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं बनाया है। कोई भी कंट्री 1 हो, कंट्री 2 हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, सब आपस में व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं। इस ट्रेड के लिए आवश्यकता होती है करेंसी की, और वो भी कौन सी करेंसी? जो मार्केट में प्रचलन में हो, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, जिसको हम अर्थशास्त्र में हार्ड करेंसी बोल देते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो फीमा के तहत क्या होता है कि आरबीआई इसमें नोडल एजेंसी है, और आरबीआई देखती है कि भारत की मार्केट से, इंडियन मार्केट से कितना डॉलर बाहर जाना चाहिए या बाहर से
कितनी FDI इत्यादि आनी चाहिए, या करेंसी, FDI बोलना सही नहीं होगा, सही शब्द होगा कि कितनी करेंसी भारत में विदेशी आ सकती है। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है, RBI क्यों ऐसी नज़र बना के रखा है। देखिए, एक वाला पॉइंट तो समझ में आ जाएगा कि भारत से डॉलर बाहर ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी भारत के पास डॉलर की कमी है। आपको बताइए कि दिन प्रतिदिन डॉलर जो है वो महंगा होते जा रहा है और भारतीय मुद्रा कम होते जा रहा है। $1 80 हो जाता है, कभी 81 हो जाता है, आई थिंक अभी 88 या प्लस में ही चल रहा होगा। तो डॉलर तो बाहर से आए, भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन भारत का डॉलर बाहर चली जाए तो वो अपने आप में नकारात्मक स्थिति है। तो इस तरह के जो प्रोसेस होती है वो फेमा के तहत RBI देखता है। वर्ष है 1999। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है, चाहे 2024 के लिए हो या वर्तमान आगामी परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है, एक स्टैटिक टॉपिक है जिसके आने की संभावनाएं प्रबल है। अगला देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहले इसको हम इसके विकल्प के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें काले धन के सर्जन से संबंधित सभी प्रकार के अपराध सम्मिलित हैं। यहाँ पे लिख दिया सभी। इस तरह के वर्ड एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, कई बार ये ट्रैप बन जाते हैं, तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। कर चोरी, तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे हुए हैं। किसने पढ़ा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फिर हमें पता है कि काला धन क्या है। जनरली क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मतलब ये है कि काले धन को सफ़ेद होने से रोक देना। ऐसी स्थिति प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो कर चोरी और तस्करी माइंड में तो ये आएगा कि ये ऑप्शन होना चाहिए। ये किस तरह से ऑप्शन गलत, मतलब ये किस तरह से लिख दिया है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इस अधिनियम के दायरे में आने वाले केस गैर जमानती होते हैं, मतलब नॉन अवेलेबल होते हैं। एक बार जेल होगी तो बहुत मुश्किल से ही आपको बेल मिलेगी। अगला है, मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं है। सबसे जनरल स्टेटमेंट जो लगा वो ये है, हमें कुछ इस प्रश्न के विषय में ना पता हो, लेकिन जब आप लास्ट वाली सेंटेंस पढ़ोगे तो आपका दिमाग घूमना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं है। अगर डायरेक्टर के पास वित्तीय संस्थाओं से रिकॉर्ड मंगाने का अधिकार नहीं है तो किस प्रकार से आगे की प्रोसेस होगी, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होगा, ये अपने आप में मुख्य विषय है। तो आंसर तो इसका यही रहने वाला है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि काला धन क्या होता है। जनरली काले धन का तात्पर्य होता है ऐसा धन जो हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं जिसको टैक्स नहीं दिया गया, वो काला धन कहलाता है। या ऐसा धन जो इलीगल कामों से मिलता है। इलीगल काम क्या हो सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनिमल ट्रैफिकिंग, सो ऑन, बहुत सारे होंगे, शायद हमें पता भी नहीं होंगे किस तरह से इलीगल आपके काम चल रहे हैं। ड्रग्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, नकली दवाइयाँ बना देना, तो बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। इनके द्वारा जो मनी कमाई जाती है, जो मनी ली जाती है, उसमें ये लोग टैक्स तो भरते नहीं हैं और उसको टैक्स भर भी नहीं सकते, क्योंकि पता है कि अगर टैक्स भरेंगे तो कहीं ना कहीं जेल जाएंगे। तो वो उस सारे धन को क्या करते हैं, ब्लैक से वाइट बनाते हैं। जैसे हम वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े को वाइट करने के लिए वॉशिंग मशीन में पानी डालते हैं, सर्फ डालते हैं, डिफरेंट चीज़ें डालते हैं, फ्रेगरेंस के लिए कुछ और डालते हैं। तो ऐसे ही ये लोग भी अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस का अपनाते हैं। जैसे लेयरिंग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। लेयरिंग का मतलब हो गया कि मार्केट में धन को पहले उतार देना है, जो ब्लैक मनी है उसको मार्केट में लेकर आना है, फिर उसको इतनी बार उसका ट्रांजैक्शन कर देना है कि उसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो ही खो जाए। मतलब पर्सन 1 से गया पर्सन 2, पर्सन 2 से पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5। अब ये P1 को ही भूल गए भाई कि ये P1 से स्टार्ट हुआ था। फिर लास्ट में जब ये सक्सेस हो जाते हैं अपने मिशन में तो क्या करेंगे, लास्ट में जो मनी है उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि उस पैसों से, उन रुपयों से होटल ख़रीद लिया, उस पैसे से ज़मीन खरीद ली, उस रुपये से कोई बड़ा संस्थान खोल दिया,
कोई एनजीओ को डोनेशन दे दी, तो ये प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहलाती है। और इसमें आपने देखा होगा कि कई बार स्विस बैंक का जो स्कैम होता है, आप सबने सुना होगा, स्विस बैंक हो गया, पनामा वाला जो केस है, पनामा पेपर, पनामा बैंक्स वाला, तो वो कहीं ना कहीं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड मुद्दे हैं। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मैं फिर कहूँगी ये एक्ट अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको सिर्फ ये मत मान ली कि 2024 में आ गया है तो अब नहीं आ सकता। चाहे आप यूकेपीसीएस कर रहे हैं, यूपीपीसीएस कर रहे हैं, या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विषयों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ध्यान दीजिए कि यूकेपीसीएस ने 2024 में कितनी बार नहीं शब्दों का उपयोग करा है। ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है क्योंकि अभी ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ है। पहले आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं, फिर जानेंगे ब्रिक्स एक्सपेंशन क्या है। इसमें विश्व की जनसंख्या का 40% से अधिक भाग आता है, तो ये तो हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, आप इस पर ध्यान दीजिए। इंडिया और चाइना अपने आप में बहुत बड़ी जनसंख्या को रखते हैं। चलो, ब्राज़ील में थोड़ा कम हो सकता है, रशिया में कम हो सकता है, साउथ अफ्रीका की, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस है जहाँ ह्यूमंस को, जो बच्चे होते हैं उनको एज अ रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये हो सकता है कि भैया 40% से अधिक हो। ये उस स्थिति में बता रही जब हमको कुछ ना आता उस ऑप्शन के प्रति। इसमें विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% भाग आता है। चलो ठीक है, ऐसे भी होल्ड पे रख लिया। अगला, वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से होता है। अब आपका दिमाग यहाँ पे जाके हिट होना चाहिए कि क्या 46% व्यापार इन राष्ट्रों के मध्य से होता है? बल्कि हमें कुछ भी ना पता हो तो हमें पता हो कि भारत की स्थिति, भारत वैश्विक व्यापार में बहुत पीछे है। तो ऐसे में क्या भारत 46%, क्या ये ब्रिक्स कंट्री 46% के आसपास आ जाएगी? मुझे तो जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि भारत की वैश्विक व्यापार में 2 या 3% या उससे भी कम की भागीदारी है। तो ऐसे में क्या 46% ये राष्ट्र कर सकते हैं? तो साधारण से स्वाभाविक सी बातें नहीं, तो आंसर भी यही होने वाला है। प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में रूस में हुई थी। यस, डेफिनेटली 2009 में हुई थी औपचारिक बैठक। वैसे तो इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि ये औपचारिक बैठक की बात कर रहे हैं या अनौपचारिक बैठक की बात कर रहे हैं, पर चलो ठीक है, जिस तरह से ये वाला ऑप्शन है ये तो गलती है, इसको सही मान लेते हैं। अभी एक बार ब्रिक्स एक्सपेंशन देख लेते हैं कि क्या हुआ है। ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ है, दैट मीन्स और कंट्रीज ऐड हो गई हैं। हमको याद होना चाहिए इथोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई और ईरान। तो ये तो अब 40% से अधिक भाग आता है जनसंख्या का, अब और बढ़ जाएगा। 24% भाग सकल घरेलू उत्पाद का आता है, जीडीपी का और बढ़ जाएगा। तो आपका काम है कि आप अपने नोट्स में ब्रिक्स एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग कितना कितना भाग बढ़ रहा है आप अपनी कॉपी में लिखिए। लगभग अब जाके ये लगभग 40% के आसपास बनेगा। ये लगभग 45% के आसपास हो चुका होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? यह 2023 की रिपोर्ट पूछी गई है। ये 2026 चल रहा है, तो आप 2025 या 26 में जो भी लेटेस्ट डेटा होगा आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स पे लिख लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एसडीजी रिपोर्ट, एसडीजी गोल्स 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ये फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ये स्टैटिक विषय है और महत्वपूर्ण है और हर बार आएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि पीएम किसान योजना प्रभाव में आई। तो देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना तो आपकी 2001 दिसंबर 2018 में इम्प्लीमेंट होती है। इसने पूछा ना प्रभाव में आई, तो प्रभाव में तो 2000, प्रभाव का मतलब ये है कि कब लागू हुई, तो लगभग 2018 में लागू होती है, 1 दिसंबर 2018 में लागू होती है। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को देखें तो इसमें 2019 में अनाउंसमेंट हो रही है।
अनाउंसमेंट कब हो रही है? 2019 में। इम्प्लीमेंटेशन कब हो रहा है? 2018 में। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लागू होना। अगर हम यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड्स पे पहुँच ही गए तो मैं आपको बता दूँ ये क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अनाउंसमेंट करने, जनरली क्या होता है जब अनाउंसमेंट किया उसके बाद कुछ चीज़ लागू होती है, लेकिन इनका मानना है कि अनाउंसमेंट मैंने आज कर रहा हूँ तो मैं उससे 10 दिन पहले भी उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ध्यान रखेंगे कि ये सिविल ऑफेंसेस या सिविल संबंधित जो विषय होते हैं, जो दीवानी संबंधित विषय होते हैं, कर से संबंधित, जैसे टैक्स रिलेटेड कुछ हो गया, उन पे ही लागू हो सकते हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंसेस पे लागू नहीं होते। छोटा सा एग्जांपल, सपोज अभी किसी की चोरी करने के लिए, चलो चोरी भी आपका सिविल ऑफेंस में आ जाएगा। किसी ने मर्डर किया, मर्डर की आज कुछ और सज़ा है, लेकिन आज मैंने ये बोला कि मर्डर के बाद आपका ट्रायल चलेगा। अगर आप किसी का मर्डर करते हो ट्रायल चलेगा, आपको जेल भेजा जाएगा लंबी प्रोसेस के बाद। लेकिन सरकार एक लॉ लेकर आया और सरकार बोले जिसने भी मर्डर किया है अब वो सीधे उसको मार दिया जाएगा। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि आपने मतलब जो उस व्यक्ति ने जब क्राइम किया था उस समय लॉ अलग थे, और तो इस स्थिति में रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लागू नहीं होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है 2040 तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्टा का सदस्य नहीं है? देखिए साप्टा कहाँ से निकल के आ रहा है? सार्क कंट्रीज़ के मध्य जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है वहाँ से साप्टा आ रहा है। तो अगर आपको सार्क कंट्रीज़ पता है तो आप साप्टा बता सकते हैं। तो कौन सदस्य नहीं होगा? चाइना नहीं होगा, क्योंकि बाकी तो दक्षिण एशियाई देश है, तो इनके मध्य व्यापार होगा, इनके मध्य इस तरह के एग्रीमेंट होना स्वाभाविक सी बात है। देखिए विकल्प के माध्यम से जा रहे हैं साप्टा, और एक वर्ड होता है, एक होता है साप्टा, एक होता है साप्टा, एक होता है साफ्टा। एक बार इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। साफ्टा है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और यह है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल का मतलब होता है कि आप अपनी लिस्ट बना रहे हैं कि आपके लिए क्या प्राथमिकता रखता है। तो आप क्या करते हो, लिस्ट बना ली, P1 आइटम, P2 आइटम, P3 आइटम, या P4 आइटम, या P5 आइटम। ये आइटम्स पे हम ट्रेड करेंगे और जो टैरिफ्स के लॉ है हम उनको लूज़ कर देंगे, और ताकि आसानी से राष्ट्रों के मध्य व्यापार हो सके। इस साफ्टा में क्या है, आपने एक निगेटिव लिस्ट बना ली कि P1, P2 और P3 को छोड़ दो, बाकी में व्यापार कर लो। तो एक पॉइंट तो ये पता चल जाएगा कि साफ्टा छोटा है और साफ्टा उसके कंपैरिजन में बड़े व्यापार को बढ़ावा देता है या ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है कि साफ्टा आपका 1993 के आसपास कुछ बनता है और साफ्टा आपका 2006 के आसपास बनता है। एक बार इसके ईयर को आप देख लीजिएगा, क्योंकि पीसेस यहाँ तक पहुँच ही चुका है, तो शायद से अगले वर्ष आपका ईयर भी पूछ ले और डिफरेंस पूछ ले साफ्टा और साफ्टा में। देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ PYQ को रटवाना नहीं है। रटवाना है तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो PYQ रटवा देंगे, आप खुद से रट सकते हैं, लेकिन अगर आप रट लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप प्रश्नों को सॉल्व करते समय आप वो दिमाग नहीं लगा पाएंगे जिसकी आवश्यकता है UKPCS जैसे पेपर्स को पास करने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति की माप कहलाती है? हेडलाइन इन्फ्लेशन। देखिए कोर में तो आप ऐसे इन्फ्लेशंस जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, ऐसी आइटम्स जो वॉलेटाइल हो, जैसे फूड, जैसे फ्यूल, इनको हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी रेट फ्लैक्चुएट होता है तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, जो मापने की प्रोसेस होती है, वो बदल जाती है या उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उनको हटा दिया जाए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है और ये टोटल होता है। तो कोर में आप फूड, फ्यूल जैसे आइटम्स को हटा देते हैं और इस शीर्ष में हेडलाइन इन्फ्लेशन में आप सबको ऐड कर देते हैं। बहुत मुख्य विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीति आयोग के शासी परिषद के भाग नहीं है? गवर्निंग काउंसिल का भाग नहीं है। तो अगर हम इसमें ऑप्शंस के थ्रू देखें तो आप कर सकते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री,
राज्यों के राज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर आप इस पर ध्यान दें तो मुख्यमंत्री यहाँ पे भी लिखा है, मुख्यमंत्री यहाँ पे भी लिखा है। तो इसका मतलब है कि अगर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को मैं स्थान देती हूँ तो दिल्ली और पुडुचेरी ने मेरा क्या बिगाड़ा है। आप सोचिए, अगर उत्तराखंड और यूपी को, उनके चीफ मिनिस्टर को मैं गवर्निंग काउंसिल का सदस्य बना लूँ नीति आयोग की, तो दिल्ली और पुडुचेरी ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि इनकी भी अपनी विधानसभा है। तो इसका मतलब ये दो विकल्प तो कट गए। ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा नहीं है वह लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्क करता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी तो हेड है, रियल हेड, जो वहाँ वर्किंग देख रहा है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। तो क्या बचता है, राज्यपाल। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति की भूमिका राष्ट्रपति की भूमिका आप कभी नीति आयोग में पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते नहीं इन द सेंस कि बहुत लिमिटेड ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं आता कि ये इसका सदस्य है, वो उसका सदस्य है। तो ऐसे राज्यपाल का केस हो गया। देखिए हम किस तरह से विकल्पों के माध्यम से ऑप्शंस के थ्रू आंसर में जा रहे हैं। यहाँ से हम ये भी सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगला है, निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? तो पंकज पुरोहित। इस तरह का प्रश्न इसलिए बना था क्योंकि उस समय उत्तराखंड में एक फीमेल जो थी वो पहली बार चीफ जज बनी थी, चीफ जस्टिस बनी थी। तो शायद से ये प्रश्न वहाँ से इंस्पायर्ड होकर बना था। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय में कौन कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ऐसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत उत्तराखंड के, इंडिया के भी होने ही चाहिए, उत्तराखंड के भी याद होने चाहिए। एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। इस प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं रोकते हैं। 61 से 70 और मोर देन 70 अगली श्रृंखला में देख लेंगे। आपसे मतलब यही कहना चाहूँगी कि प्रश्नों को देखने का नज़रिया बदलिए। सिर्फ प्रश्न अपने आप में एक उत्तर नहीं, प्रश्न देखने का मतलब ये नहीं है, PYQ देखने का मतलब कि उत्तर रट्टा मान लिया, बल्कि इसका उद्देश्य एक रोड मैप देना, एक गाइड मैप देना, एक गाइडेंस देना आपको, ताकि आप उन प्रश्नों के माध्यम से आगामी परीक्षाओं में किस तरह से उन टॉपिक्स से पूछे जा रहे प्रश्न आपको वो भी पता हो। वो बात अलग है कि कई बार प्रश्न रिपीट भी हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे, वो भी ज़रूरी है कि रट्टा हो, लेकिन साथ में उन टॉपिक्स के बारे में डेप्थ पता होनी चाहिए। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस UKPCS के लिए लाते रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल प्रिया GS Academy। हरे कृष्ण।